So he is saying GDCF is 35,000 and then net fixed capital formation is 20,000. You are given closing stock, you are given opening stock and you have to find depreciation. तो GDCF पे आप कैसे जाते हो? GDCF पे हम जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल लेफ्ट में हम लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नेट होता है तो क्या करते हैं? नेट होता है तो क्या करते हैं? डिप्रीसिएशन ऐड करते हैं, राइट? और जो फिक्स्ड है उसको हटाने के लिए क्या ऐड करते हैं? चेंज इन स्टॉक, राइट? सो जीडीसीएफ आपको गिवन है. यार इतनी तेज होगी क्या आज तक? क्या क्या छुट्टी कर दूं? मतलब 2 घंटे की करता हूं. डेप्रीसिएशन हमें निकालना है. लेट्स टेक दिस एज एक्स एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा. कितना आएगा वो? 5,000. सो 25 उस साइड जाके माइनस हो गया. कहाँ माइनस है? हाँ, अरे तो ये अकाउंट्स वाली ब्रैकेट थोड़ी है. ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिखना था. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके 5,000 आया. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है. हाँ, तो क्लोजिंग कितना है? वैसे बहुत ही सीरीज रहा था. मैं ये सब ना लिखूं, जैसे कि देखिए नेट वगैरह ना लिखूं. सर पैसे माइनस कर देना, 2 घंटे ना. नहीं, एक्चुअल में क्या होगा, कभी कभी आपको ये चीज गिवन होगी, कभी कभी आपको ये चीज गिवन होगी, कभी कभी इधर उधर होगी. उसने GDCF इज इक्वल टू नेट फिक्स, मतलब ये ऐसा कि ये इक्वल टू करके दिखाओ, क्या एफएस होगा वो सब लिखना पड़ेगा. प्रेजेंटेशन तो मैटर करेगी ना, ऐसे सीधा थोड़ी बोल दोगे कि आ गया वैसे. तो -25 करोगे कि 10 आ जाएगा. ठीक है. और 21 से 25 तक कोई डाउट है? अभी किए हैं आपने? करे हैं? फर्स्ट 25 में कोई डाउट नहीं है. 25 to 30. 30th कराऊं? ओके, 30th कहाँ से आया है? कौन से चैप्टर का है? नेशनल इनकम. सो जब भी ये क्वेश्चंस होते हैं मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले आप एक डिटरमाइन कर लो कि क्या चीज सेल है, क्या चीज परचेज है. इतनी रेट हम तो सोच रहे थे सबसे पहले आया कि 1 लाख. अच्छा. ओके, लेट्स डिस्कस दिस. एसी ऑन कर दो. पंखा तो ऑन करो पहले. एसी से तबीयत ना खराब हो जाए बेटा सबकी. उसे ऑन करो. तुम्हें से किसी को एसी की जरूरत लगेगी? हाँ, तो हुडी पहन के आए हो. बड़ा भाई हुडी पहन रहा है, छोटा भाई उल्टा हो गया. छोटा भाई हुडी पहन रहा है, बड़ा भाई हाथ में आ रहा है. ओके, टेल मी. सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम, यानी NNPAT FC हमें निकालना है. अब ये जो चीजें दे रखी हैं इससे निकलेगा क्या? वी आर गिवन सेल्स GVA@MP निकलेगा फर्म ए का, है ना. और GVA@MP इसी तरीके से फर्म डी का भी निकाल सकते हैं हम. और जब हम GVA दोनों फर्म्स का ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? GDP@MP मिल जाएगा, राइट. एंड GDP@MP से हम कहाँ जा सकते हैं? NNPAT FC पे. एनी डाउट इन दिस? नहीं ना. तो ये तरीका तो सबको आता है, फिर दिक्कत कहाँ आती है इसके क्वेश्चन में?
एक बार एक सॉल्व करा चलो, तो सबसे पहले आप मुझे जीवीएट एमपी का फॉर्मूला बताओ. सो व्हाट वील डू, विल गिव द हेडिंग फर्म ए, ठीक है, एंड फर्म ए में we will write GVA at MP is equal to value of output VOO minus intermediate consumption, right? Now value of output दिया हुआ है क्या? देखो ऐसे कहीं लिखा है value of output of firm A. मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं होता, पर बोर्ड में अगर उसका मन चाहा तो क्या पता दे दे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म ए डायरेक्टली, तो फिर आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये सब नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो रेडी रहना, हो सकता है दे ही दे, बट कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है. ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है तो व्हाट विल आई राइट? आई विल राइट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और एक चीज और भी होती है, यस, बाकियों को नहीं पता. सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. चेक करो कहीं पे लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए? कहाँ लिखा है? एक्सपोर्ट्स बाय अच्छा ओमेगा है. अबे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म ए. हाँ, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन शब्द दिख रहा है? नहीं, इंपोर्ट लिखा है ना. अरे तो इंटरमीडिएट दिख रहा है? नहीं नहीं, तो हम फर्दर फॉर्मूला लिखेंगे. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज परचेज ऑफ ऑल इनपुट्स. परचेज ऑफ ऑल. एसी चला दे, गर्मी लग रही है. यार अभी मुझे पता नहीं सर्विस हुई है या नहीं, धूल मिट्टी ना गिर जाए उसमें. हाथ से भी गिरेगी. तो ओके, तो परचेजेस ऑफ ऑल इनपुट्स. नाउ टेल मी सेल्स ऑफ फर्म है. जल्दी जल्दी देखो, फर्स्ट चीज सेल है या नहीं? लिख दूं यहाँ पे ए की सेल, तो ए के नीचे मैं छोटा सा सेल लिख रहा हूँ. देन व्हाट इज दिस? ये ए की सेल है और बी की परचेज है. ये देखो ये क्या है? सेल्स बाय बी टू फर्म ए. तो बी की सेल, ए की परचेज, ये क्या है? एक्सपोर्ट्स मतलब ये बेचा है. बी की सेल, देन इंपोर्ट्स बाय ए, ए की परचेज, इंपोर्ट्स बाय बी, तो बी की परचेज. ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फर्म ए का, एनआईटी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखी है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम. दोनों का उल्टा. ओके, लेट्स सी. तो सबसे पहले तो फर्म ए की सेल्स. अब मुझे जरा बताओ फर्म ए की सेल्स कहाँ कहाँ दिख रही है आपको? ये और ये पहला वाली लेंगे. तो हम सिर्फ पहले वाला लें या इसको भी ऐड कर दें? हम सिर्फ पहले वाला क्यों लेंगे यहाँ पे? क्योंकि उसने सीधा सीधा बोल दिया सेल्स बाय फर्म ए 20,000 है. अगर आपको ऐसे पूरा सेल्स दे दी है तो फिर आपको छोटी छोटी सेल्स को ऐड नहीं करना. द सेम कॉन्सेप्ट जब हम इनकम मेथड कर रहे थे, मैंने क्या बोला था कि सीओई अगर आपको गिवन है तो आप वेजेस एंड सैलरीज इन कैश ये सब ऐड करते हो क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो रेंट रॉयल्टी ये मैटर करेगी? नहीं करेगी, राइट? सिमिलर वे में सेल्स बाय फर्म में अगर डायरेक्टली आपको गिवन है, ऑल्सो वो अमाउंट बड़ा भी है. लेट्स से अगर यहाँ पे 20 होता और यहाँ पर कुछ और बड़ा अमाउंट होता, 25 होता, तो दैट वी कुड हैव एडेड. बट राइट नाउ दिस 5,000 वुड बी इंक्लूडेड विद इन दिस 20,000, राइट? तो सेल्स डायरेक्टली कितनी लिख दूंगा मैं? 20. ओके, फिर चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? अभी क्या फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक का? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है फर्म ए का कहीं पे? है या नहीं है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए नहीं है तो 0 माइनस ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए कितना है? 1,500. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से चेंज इन स्टॉक आ गया. सेल्फ कंजम्पशन गुड्स लिखे हैं कहीं पे ए के, तो वो भी 0 होगा. ठीक है, माइनस परचेजेस ऑफ ऑल इनपुट्स. तो ए की परचेजेस अब आपको ढूंढनी है. ए की परचेजेस देखो, पहले तो ये देखो कहीं सीधा सीधा परचेजेस ऑफ ए गिवन है क्या? हमें नहीं गिवन ना, तो हमें छोटी छोटी परचेजेस ऐड करनी होगी. अब देखो ए के नीचे परचेज कहाँ लिखा है? ये रहा और एक ये रहा. कितनी हो गई ए की परचेजेस? 4 और 1 5. लिख दो डायरेक्टली 5,000. ओके, कितना आ गया? अब इसको सॉल्व करो. तो कह रही ये ब्रैकेट्स माइनस वाले नहीं है, ये ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है इसलिए. तो दिस इज 20,000. 0 माइनस 1,500 इज माइनस 1,500 एंड माइनस 5,000. कितना आ गया? 13,500. So what is this 13,500? This is the GVA at MP of firm A.
अब इसी तरीके से मैं किसका निकालूंगा जीबीएट एमपी ऑफ फॉर्म बी। अपने आप निकालो एक हाँ। निकाल के जल्दी बताओ क्या सॉल्व कर लिया सबने। अरे किताबें तो निकालो बैठ गई वहां के। जावेद जल्दी बताओ मंगवा दो। कौन नहीं है झूठ बोल रहा है। मैंने मंगवा दिया मैंने मंगवा दिया इलाज में वो कौन सा इलाज में वो कौन सा आपका सो गया है मेरे पास कहाँ से होगी। ओके जल्दी करो फॉर्म बी का। क्या कर रहे हो यार आपने कर लिया होमवर्क। कौन से दो यही दो बचे हैं ना मुझे पता है। एक ही चैप्टर होता है सुबह कौन सा थर्ड थर्ड रूरल डेवलपमेंट रह गया और बीओपी फॉर सार्थक आपका रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयमेंट रूरल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और एडी है ये रहते हैं। एडी है 10 मिनट लगेगा मैक्स अलग है फॉर्म बी का बता दो कि फॉर्म बी की सेल गिवन है क्या डायरेक्टली नहीं है ना तो विल टेक दिस एंड विल टेक दिस। कोशिश कर रहे हो आप क्या हुआ बोलो बोलो ना वहां से क्या हुआ। पे जाओ फिर क्या करो। तो ऐसे भी हो सकता है हाँ अगर फॉर्मूला ठीक से लगाओ हाँ तो कुछ तो गलत है। कहाँ है एक ये भी 5,000 एक 8,000 हो गई ना। सर सेल्स बाय फॉर्म बी टू फॉर्म है और सेल्स बाय फॉर्म बी दोनों डिफरेंट है अगर तो सेल्स बाय फॉर्म बी को ले रहे हैं सेल है फॉर्म बी उसकी टोटल सेल है और उसमें से उसने ए को इतनी करी है ऐसा बोल रहा है। फॉर्मूला नहीं कर सकते बेटा ऐसे आपको पहले के पे जाना पड़ेगा। 16 किससे करूं? किससे करूं मतलब आपको इंक्रीज इन क्या दिया हुआ है इंक्रीज इन इनकम और आगे इंक्रीज इन सेविंग मतलब डेल्टा एस और डेल्टा वाई। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई से क्या निकाल सकते हो के एमपीएस निकलेगा ना। फिर एमपीएस से क्या निकालोगे के फिर के का फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के जितना भी आया उसको पुट करो डेल्टा वाई आपके पास है डेल्टा आई आ जाएगा। ऐसे मत करो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना इंक्रीज इन सेविंग इज इक्वल टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट थोड़ी बोलते हैं और ये तो बाय चांस उस क्वेश्चन में वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है हर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में थोड़ी रहेगी। बोलो हाँ कह रहे ये डेल्टा एस ये रहा डेल्टा एस खत्म हो गया। बी का आ गया 8,000 सो जीबी एट एमपी आ गया दोनों फॉर्म्स का। नाउ कैन बी फाइंड जीडीपी एट एमपी सिंपली बाय एडिंग। कल भी मैंने बताया था जीडीपी एमपी और जीबी एट एमपी में फर्क क्या होता है
तो GVAT एक तो होता है GDVAT और फॉर्म का। यस, जीवेट एमपी एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म कितनी वैल्यू ऐड कर रही है वो बताता है, और जब हम सारी फर्म्स का जीवेट एमपी पूरे देश में जितनी भी फर्म्स है सबका ऐड कर दे तो हमें क्या पता चल जाता है, जीडीपी। हाँ, तो ए और बी, अगर लेट्स से इस क्वेश्चन में फर्म सी भी होती तो भी निकल जाता। हाँ, अब रियल लाइफ में सोचो, जब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जीडीपी निकालती है, जीडीपी पता है आपको इंडिया की कितनी है? 3.8 के आसपास चली गई है अब। हाँ, 4 ट्रिलियन के हो जाएंगे हम जल्दी। तो 3.8 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है, इसका क्या मतलब है? इफ जीडीपी इज 3.8 ट्रिलियन, व्हाट डज दिस मीन? इसका ये मतलब है कि हम सारे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, सारे लोग इंडिया में, ये सारे लोगों का जीबीए ऐड करके 3.8 ट्रिलियन आया। ठीक है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा हमने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, राइट? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। मतलब परचेज क्या होता है? हाँ, तो सिंगल यूज पर अगर गुड बोला है उसने, प्रोड्यूसर गुड का ये मतलब होता है कि जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि जो फर्म है उसने वो गुड खरीदा है। जैसे हम फर्म है, हमने ये बोर्ड खरीदा, हमने चेयर खरीदी, हमने एसी खरीदा, हमने मार्कर भी खरीदे जो यहाँ पे चलेंगे, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? ऑल ऑफ दीज आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये सब प्रोड्यूसर गुड है। प्रोड्यूसर गुड में भी दो टाइप के गुड है। हाँ, एक सिंगल यूज होते हैं कि, तो ये बताओ, इज दिस ड्यूरेबल? तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये फाइनल गुड है। बट मार्कर, ये सेमी ड्यूरेबल है। ये इंटरमीडिएट में यूज हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, 2-2.5 महीने चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो विल हैव टू थ्रो इट एंड विल हैव टू रिप्लेस इट। तो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है। परचेज में किसको लेना? बट ये नहीं है इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट गुड है तो आपको कौन सा वाला लेना होता है? आपको इंटरमीडिएट गुड ही चाहिए ना। फॉर्मूला क्या? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये 29 क्वेश्चन, फाइंड नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझो ना। वहां पे लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। हाँ, प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल यूज और एक ड्यूरेबल, जो यूज होते रहेंगे हमेशा, इन्वेस्टमेंट गुड मतलब। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या फॉर्मूले में? जीवीएट एमपी इज इक्वल टू बीओओ माइनस आईसी। तो आपको इंटरमीडिएट वाले चाहिए ना, तो आपको ये चाहिए या ये चाहिए? यानी सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड चाहिए, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इज आईसी। What is unsold output produced during the year? Unsold output is closing stock. And taxes of production? Taxes IT उसका क्या होगा? डायरेक्ट टैक्सेस। एमपी से एफसी जाने के लिए एनआईटी यूज नहीं करते। Application 1 आ जाएगी ना 10 का। गाड़ी इसका आपने इनके आंसर्स ब्लैंक्स भी दिया है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इतना चलता है। मैं भी नींद में होता हूँ, पूरा दिन पढ़ा रहा हूँ सुबह से लेकर रात तक, फिर उसके बाद नोट्स बनाता हूँ। तो ये सब तो खुद ही बना है। ये पूरी शीट क्या एक एक क्वेश्चन खुद बनाया है? बोलो। आ गया 30th? आपने किया भी है जो 31st? चलें फिर आगे। ओके, सो आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एडीएएस की थ्योरी, नेशनल इनकम की थ्योरी, ये दोनों थ्योरी क्यों रहेंगे? ग्राफ भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। सर आपने नेशनल इनकम किस किस को आता है? आता है, बट वो करना है। एनएफआईए के कंपोनेंट्स बताओ जरा। आपने कल ही बोला था आगे आकर वरना मैं जरूर कर लेता। बताओ कुछ आपको आता है? Net income from rent and output commercial and net income from dividend. Yes, good. एक बच्चे को आता है, तुम्हें आता है? आपने मना किया था। मैंने कहा था कि मैं कल कराऊंगा, ये थोड़ी बोला था कि अब पढ़ो ही मत। मैं आपसे पेज नंबर पूछ रहा था, बताओ, नहीं करना? कल करा दूंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंपोनेंट्स। बाहर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? बाहर से पैसे लाते हो ना, तो कैसे कैसे ला सकते हो? बताओ कैसे कैसे ला सकते हो? या तो आप वहां जाके जॉब करोगे, तो जॉब करोगे तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी।
मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलेगा ना, तो नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि बाहर के लोग इंडिया आके भी तो कमा के जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, कर लें फिर नेशनल इनकम डिस्कस। ठीक है, एक कुछ थोड़े बहुत जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, ये वाले डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट जो शायद तुम्हें नहीं आते होंगे, और इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर एडीएफ पे चलेंगे। ठीक है, ओके, एंड डिफरेंस रियल जीडीपी वो भी कर लेंगे। सो नेशनल इनकम की थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले आप मेरे को ये बता दो कि सबको डेफिनेशंस आती हैं, जीडीपी की डेफिनेशन, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं आती? आती है। इट इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, means and value of final goods and services produced, value of final goods and services produced by residents। ठीक है, जब नेशनल इनकम है तो बाय रेजिडेंट्स बोलना है, जब जीडीपी है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बोलना है, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम। ओके, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, it is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means having alternative uses। ये पूरी डेफिनेशन लास्ट ईयर थी। अकाउंट्स में भी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। मैक्रो और माइक्रो डिफरेंस। हाँ, मैक्रो माइक्रो की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मैक्रो क्या है? studies the aggregate unit of economics. That part of economic theory which studies aggregate units, aggregate units of an economy as a whole। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? Individual units are ठीक है, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स। उसके बाद स्टॉक फ्लो, सीधा आता है। It refers to the variable which is measured over a period of time. स्टॉक नहीं, at at a a particular particular period of time. particular point of पर्टिकुलर Point of पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो ओवर अ, over a period of time. ठीक है, Dynamic स्टैटिक, also, डायनामिक, टाइम डायमेंशन, static. टाइम डायमेंशन। So, Stock time dimension. स्टॉक फ्लो स्टॉक में नहीं होती तो इसमें अरे फ्लो में होती है स्टॉक में फ्लो में होती है Flow में होती है. वो तारक मेहता में नहीं होता था जो सब एक साथ बोलने होते, बापू जी अरे चुप एक करके बोलो, ऐसे होता था ना, वही करते हो तुम सारे। ओके, स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस आ गया। फिर सर्कुलर फ्लो, हाँ सर्कुलर फ्लो के अंदर कितने फ्लोज होते हैं? सर दो होते हैं, एक मनी फ्लो होता है, रियल फ्लो होता है। ठीक है, ये रियल फ्लो मनी फ्लो दोनों आते हैं। इसके बाद इनकम फ्लो, Income flow इसमें 3 types of flow होते हैं. हाँ, एक कौन कौन से? इनकम फ्लो में क्या क्या होता है? सर एक इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज और एक प्रोडक्शन फेज। यस, सो सबसे पहला फेज कौन सा होता है? सर प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज को ही जेनरेशन फेज भी बोलते हैं। हाउस होल्ड गिव्स वो सब है ना, हाँ, तो प्रोडक्शन फेज में क्या हो रहा है? हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं? लेबर कैपिटल लैंड, लेबर। Capital. ठीक है, सुनो सुनो सुनो, पहले तो 3 फेजेस हैं। पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। ठीक है, उस फेज में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन किस चीज की होगी? जनरेशन किस चीज की होगी? गुड्स एंड सर्विसेज की। अब खुद सोचो, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होंगे? आपके पास क्या होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए? यू नीड टू हैव लैंड, लेबर, कैपिटल। हाँ, ये 4 चीजें होंगी तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे। और आप प्रोडक्शन किस चीज की करोगे? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये प्रोडक्शन फेज है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड फेज होता है वो कौन सा फेज होता है? इनकम फेज। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है? इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। हाउस होल्ड को दे दिया है जो goods and services से Rent, profit आए उससे वो वापस दे रेंट, देंगे. वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं किसको? Household हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो हाउस होल्ड्स ने प्रोडक्शन के फैक्टर्स दिए और हाउस होल्ड्स को क्या मिला? Rent wages. हाँ, तो उनकी इनकम जनरेट हो गई। ठीक है, और फिर जो थर्ड फेज होता है वो कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन। their income in the form of consumption expenditure and जो फॉर्म्स होती है वो तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पे कर रही है। यस, सो डिस्पोज ऑफ हो गया उनकी इनकम। डिस्पोज कब होगी? जब वो कंजम्पशन करेंगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाली बात यहाँ पे आती है। कर रहे हो and then फाइन, तो ये पूरा साइकिल भी आपको आना चाहिए। 3 प्रोडक्शन फेज वही डालेंगे with the money, with the help of the firms produce goods and services। वही तो था,
लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। ये दोनों पॉइंट बोलने हैं। यहाँ पे फिर इनकम फेज में इनकम कमा लेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, एंड फाइनली उस पैसे को खर्च कर देंगे वो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द डिस्पोजिशन फेज विच इज द एक्सपेंडिचर फेज ऑल्सो। ठीक है, ये तीनों फेज भी आने चाहिए। ठीक है, हाँ, इस पूरे फ्लो में देयर इज नो लीकेज, नो इंजेक्शन। क्यों? बिकॉज वी आर ओनली कंसिडरिंग अ टू सेक्टर मॉडल। देयर इज ओनली टू सेक्टर्स, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, फर्म एंड हाउसहोल्ड्स। वी डोंट कंसिडर गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, इन सेक्टर्स को हम नहीं मानते चल रहे। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का ये सब आता है? ओके, फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, सिटीजन। ये सब टॉपिक्स पता है सबको? सिटीजनशिप कैसे आती है? एक मिनट सार्थक मुंह पे आए। Either you can go to that country or you fulfill the legal requirements. तो either you have to be born within that country, automatic citizenship मिल जाएगी, या फिर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो, yes, and you can purchase the citizenship. ठीक है, next है resident. When does a person You reside in the country for more than a year and your economic expenses are borne in that country itself. your economic interest should Lies within the country. The normal resident is an individual institution which resides in the country and his economic interest will lie in the country. And what do we mean by economic interest? आपकी प्रोडक्शन, आपकी कंजम्पशन, आपकी इन्वेस्टमेंट, वो सब उसी कंट्री में हो। ठीक है, तो हम लोग हैं क्या रेजिडेंट सारे के सारे? नहीं हो? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन सा एरिया आता है? सर लेमन लैंग्वेज में बोलो या फिर उत्कर्ष लैंग्वेज में बोलो। है ओ जैसे बोलते हैं वैसे बोलो ना, लेमैन क्या? सर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में एवरीथिंग इंक्लूडेड? नहीं, बाय कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूड होती है, जैसे embassies and then embassies का ships of other countries. शिप्स ऑफ अदर कंट्रीज। ये कहाँ पे आ गया? अरे मतलब अगर पॉलिटिकल बाउंड्री हमारे के अंदर यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, हाँ एंड लेट्स से कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है बाहर की कंट्री का, तो इन सब चीजों को हम हटा देते हैं। बाकी सब ये जो एरिया है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। ठीक है, इसके अलावा इंक्लूड और क्या क्या होता है? तो ships and aircraft ये जो of our domestic What country. ये वाटर स्पेस है, ये भी इंडिया की मानी जाती है, कोस्टल रीजन। ओके, एंड इसके अलावा जो हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स कहाँ पे उड़ रहे हैं? इंटरनेशनल अरीना में उड़ रहे हैं। अब जैसे इसके बाद लेट्स से मिडल ईस्ट यहाँ पर है, तो ये पूरा इंटरनेशनल एयर स्पेस है, यहाँ पर एयर इंडिया का कोई प्लेन उड़ रहा है तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का माना जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का यहाँ पे माना क्यों जाएगा? देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ लॉज को ओबे करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर इंडिया का प्लेन है, अब उसमें धूम्रपान अलाउड नहीं है। ठीक है, और अगर आपने कर दिया तो जुर्माना लगेगा। ठीक है, और ब्रिटिश एयरवेज में भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन में बैठे हो तो वहां कहाँ लगेगा आपको जुर्माना? वहां चला जाएगा पैसा। और अगर आप एयर इंडिया के प्लेन में बैठे हो तो एयर इंडिया के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास आएगा पैसा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लेन तो उड़ रहा है कहाँ पे, लेट्स से प्लेन उड़ रहा है सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर वो एयर इंडिया का प्लेन है तो इंडिया के लॉज लगेंगे क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी को बिलोंग करेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। जो पीओके है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है नहीं, पाकिस्तान में आता मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो गई ना आपको, है इसके अंडर इसी के अंडर नहीं आता। ओके, इसके बाद अब क्या करें? एक और भी चीजें होती है क्या? डोमेस्टिक, हाँ, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल फ्लोटिंग रिग्स। ऑयल रिग क्या होता है? तो तेल का कुआं। ओके, समुद्र के बीच में उन्हें तेल मिल जाता है तो यहाँ पे लेट्स से अब ये जो भी ओन कर रहा है, लेट्स से ये रिलायंस ओन कर रहा है, जिस भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है वो कंट्री नहीं, इट इज ओन्ड बाय हूम? इंडियन रेजिडेंट। यस, अगर किसी इंडियन का है तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। गवर्नमेंट ओन कर दी फिर वो नहीं, गवर्नमेंट तो ओन करती नहीं ना इंटरनेशनल एरिना में। रिलायंस ने रिसर्च करी, उसे मिल गया कहीं पे तेल का कुआं, तो वो यूएन के पास जाएगा। गवर्नमेंट के पास जाएगा। अगर रिलायंस से सरकार ने खरीद लिया तो वो किसके अंडर?
PSU बन जाएगा फिर, पब्लिक सेक्टर एंटिटी। और अगर अंबानी अमेरिकन बन गया ये सब मत पूछो यार, 4 दिन बाद बोर्ड है, अब अंबानी को अमेरिकन बना रहे हो तुम। ओके सारी नेटवर्क चलिए, खाने में ही मिल जाएगी। फिर जामनगर कौन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप के गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, विच आर फाइनल गुड्स आर, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have, ठीक है। इंटरमीडिएट और फाइनल फिर सबको आते हैं। इंटरमीडिएट में जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, या तो रीसेल, क्या हो गया आपको, और फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, जो कंजम्पशन पर्पज से यूज हो, और जो इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स होते हैं उनको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद ये जो कंजम्पशन गुड्स है ये फर्दर 4 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी एंड सर्विसेज, ये सब आते हैं। ये सारी थ्योरी आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 टाइप की इनकम होती है, टाइप्स ऑफ इनकम, फैक्टर एंड ट्रांसफर। फैक्टर और ट्रांसफर में फर्क क्या होता है, फैक्टर अराइजेस ड्यू टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी और ट्रांसफर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड हो जाता है। दिस इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, दिस इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन the factors are included in national and domestic, तो आप included मत बोलना, आप considered बोलना। जो गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी दे रही है तो ट्रांसफर गवर्नमेंट जो लोगों को सब्सिडीज दे तो ट्रांसफर इनकम का पार्ट है नहीं, वो एक्सपेंडिचर से देखा जाएगा, आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो। देखेंगे तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माना जाता है। टेक्निकली वर्ड यूज मत किया करो मेरे आगे, टेक्निकली कुछ नहीं होता है। ट्रांसफर क्या मुफ्त में मिल रही है, तो सब्सिडीज इसमें एम्बिग्विटी है, आप हमेशा इसको गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से ही देखोगे, आप इंक्लूड करोगे इसको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, रट्टे मार लो कुछ कुछ चीज। इसके बाद फैक्टर और ट्रांसफर क्लियर है, ये कमाना पड़ता है और ये बस ऐसे ही मिल जाता है। पॉकेट मनी ट्रांसफर इनकम है, टैक्सेस ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, और फीस अर्न बाय प्रोफेशनल। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी बिजनेसमैन ने प्रोड्यूस करे, फैक्टर इनकम। मैन ऑफ द मैच अवार्ड, मेहनत करिए उसने नहीं करी, बट सर अब देखो 3-4 लोगों ने मेहनत कर दी, ठीक है, बट लक तो एक का होता है। सही बात है, 2 बंदों ने सेंचुरी मारी। अरे रनरेट वगैरह तो देखेंगे भाई, क्या देखेंगे, तो कम बॉल में मारी किसने की, अरे तो मेहनत तो की है उसमें, मेहनत नहीं मिल रही है। हाँ तो ट्रांसफर मानी जाती है। ट्रांसफर क्यों मानी? आप ध्यान रखना, मैन ऑफ द मैच अवार्ड वो एक बोनस की तरह है। ठीक है, बोनस भी नहीं, उसको एक तरीके से लक का फैक्टर ही बोला जाता है। मैच फी जो होती है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, राइट, उस ओडीआई में सब जो 11 बंदे खेल रहे थे उनको 10 लाख रुपए मिले मैच फी, कि तुम खेलो तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। मेहनत करने के कितने रुपए मिले, 10 लाख रुपए। उसके बाद विराट कोहली ने खतरनाक कैच पकड़ ली उसमें, तो उसको 1 लाख वो कार्बन कमाल कैच ऐसे करके एक अवार्ड दे दिया 1 लाख का। तो दैट 1 लाख का अवार्ड इज नॉट अ फैक्टर इनकम। ओके, उसका फैक्टर इनकम क्या था कि वो मैच में अपीयर कर रहा है, उसकी मैच फी वाज अ फैक्टर इनकम, लेकिन उसके अलावा उसने चुप रहो, ये फालतू बातें मत करो। ये सब आप क्रिकेटर बन जाओगे फिर पूछना। मैन ऑफ द मैच ट्रांसफर इनकम, ठीक है, लेकिन मैच फी फैक्टर इनकम। एनी डाउट इन दिस, पक्का? ओके, फैक्टर इनकम हो गया, ट्रांसफर इनकम हो गया, इसके 4 डिफरेंसेस आपको आने चाहिए।
एक डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल्स मत देना उसमें। रिसीट कॉन्सेप्ट है और वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है, इंक्लूडेड है, सॉरी कंसिडर्ड है, नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, मैं इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि लेट्स से एक फैक्टर इनकम है, जो include फैक्टर, नहीं अरे चुप तो करो, मेरे को तो बोलने दो। एक फैक्टर इनकम है, ठीक है, और बाहर के इंसान ने यहाँ से कमा ली, तो वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। हम नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करते हैं, सिर्फ रेजिडेंट्स की करते हैं ना। अब कोई बाहर का बंदा यहाँ के मेहनत से कमा रहा है, फैक्टर इनकम तो है, पर आप उसे इंक्लूड थोड़ी कर लोगे। इसीलिए जब आप यहाँ लिखते हो ना, तो आप ये लिखते हो कि फैक्टर इनकम इज कंसिडर्ड while estimating national and domestic income and transfer income is not considered। ट्रांसफर है तो कंसिडर ही नहीं करेंगे तेरे को, और फैक्टर है तो हम सोचेंगे कि तू इंडियन है तो लेंगे, नहीं है तो फिर नहीं लेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, तो डोंट यूज द वर्ड इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, यूज द वर्ड कंसिडर्ड एंड नॉट कंसिडर्ड। एक सबसे ज्यादा रहेगा तो हम उसकी इनकम फैक्टर का हाँ, क्योंकि फिर ही इज डीम्ड टू बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यस, चलो, सो इनकम मेथड, सॉरी इनकम मेथड कह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ इनकम हमें समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद वो छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि प्रिकॉशंस। सब जो मेथड्स हैं उन सब में प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, जैसे इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और वैल्यू एडेड मेथड है, इनकी प्रिकॉशंस बोल देते हैं वो निकालने को। तो प्रिकॉशंस लर्न है, तो पहले तो आप दो तीन प्रिकॉशंस तो आप कॉमन लर्न कर लो, जैसे कि सेकेंड हैंड गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ब्रोकर्स कमीशन को करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ प्रिकॉशंस तो आप कॉमन लर्न कर सकते हो, कोई भी मेथड आई तो लिखी दो। ठीक है, फिर मेथड स्पेसिफिक अगर आपको करनी है तो आप बस उस मेथड पे जाओ और फिर सोचो। तो एग्जाम्पल, अगर उसने बोला इनकम मेथड की कोई वो बताओ प्रिकॉशन, तो इनकम मेथड में हम किस चीज का ध्यान रखते हैं बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम सीओई। अगर सीओई हमारे पास है तो डब्ल्यू को देखेंगे हम, तो ये एक प्रिकॉशन है। ऐसे कुछ था हाँ, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एम्प्लॉयर्स देखते हैं, एम्प्लॉयर देखते हैं, एम्प्लॉई नहीं देखते, ये एक प्रिकॉशन है। क्या मतलब आप प्रिकॉशंस नोट्स में है तो सही, वो एक ही है, सर। तीनों मेथड की हैं। जो आपने BCN कर रही है। दिखाऊं, स्क्रीन शेयर करूं? चलिए इधर। ये देखो, हर मेथड के है नहीं प्रिकॉशंस। हाँ। इनकम मेथड में देखो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड मत करना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड मत करना, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसको कैपिटल गेन बोलते हैं ना, इसको इंक्लूड नहीं करना, विंडफॉल गेन्स को इंक्लूड नहीं करना। तो ये कुछ कॉमन कॉमन ही होती हैं, आप ऑलमोस्ट हर उसमें लगा सकते हो। ठीक है, देन अगला एक्सपेंडिचर मेथड की देखो, एक्सपेंडिचर ऑन विच गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। वहां पे ट्रांसफर इनकम था, यहाँ पे जस्ट यूज ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। देन सेकेंड हैंड गुड्स पे परचेस, बस आप यूज कर सकते हो सेम। ठीक है, और वैल्यू एडेड में भी यू कैन यूज दीज, फाइन। तो प्रिकॉशंस के क्वेश्चन से डरना मत, बहुत सिंपल होता है ये। इसके बाद Then हम्म, paid by the Japanese embassy to the resident of India will be included or not included? it will be included, it is earned by whom, resident of India, so it is included। आपने तो नौ लिखना है यहाँ पे। है क्या, एक मिनट देखता हूँ, इंडिया में लैंड जापानीज बंदे ने घर खरीद लिया तो सेकेंड हैंड गुड्स तो कभी भी माने नहीं जाते। नया घर बनवा दिया तो होगा, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, GDP में होगा नेशनल। किसको पैसे मिले, उसने बेचा है या खरीदा है, खरीद लिया, बट खरीदा है तो फिर तो होगा ना। इंडिया में इनकम आई है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और अगर वो बेच के गया है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो माइनस हो जाएगी। ओके, तो प्रिकॉशंस क्लियर।
इसके बाद अब ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस बताना जरा, क्या होता है? सो डेप्रिसिएशन सिर्फ टैंजिबल गुड्स का होता है, कैपिटल लॉस टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों का होता है। पहले एक ना डेप्रीसिएशन का मतलब समझ लें और कैपिटल लॉस का मतलब समझ लें। क्या होता है डेप्रीसिएशन? हाँ चलो बोल लो सभी। किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन या कैपिटल लॉस? मेरे पास टाटा मोटर के शेयर्स थे, कल मार्केट गिर गई, वो एसेट कम हो गया, तो इसको आप डेप्रीसिएशन बोलोगे, कैपिटल लॉस बोलोगे? शेयर्स की वैल्यू कम हुई तो शेयर क्या डेप्रीशिएट थोड़ी होता है? वेयर एंड टेयर की वजह से कम होती है वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर ऑफ टैंजिबल एसेट्स। वियर एंड टियर ऑफ, तो ये पोडियम 10,000 का खरीदा था, बिकेगा 10 में, क्यों? क्योंकि इस पे क्या हो गई है, तो ये डेप्रीशिएट होता है। तो डेप्रीसिएशन होती है सिर्फ और सिर्फ किन टाइप के गुड्स की? टैंजिबल गुड्स की, ठीक है। और कैपिटल लॉस टैंजिबल का भी हो सकता है और इनटैंजिबल का भी हो सकता है। कैपिटल लॉस का ये मतलब है कि एक एसेट आपने खरीदा था विद द एक्सपेक्टेशन कि वो ऊपर चला जाए, पर वो नीचे चला गया, की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल लॉस है। यस। लैंड की वैल्यू अगर कम हो गई, घर की वैल्यू अगर कम हो गई, गोल्ड का आपने वो खरीदा था, रिंग खरीदी थी, उसकी वैल्यू कम हो गई, शेयर्स खरीदे थे, वैल्यू नीचे चली गई, ये सब कैपिटल लॉस का पार्ट, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन और लैंड लैंड टैंजिबल, अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू, लिख लो ये डिफरेंस डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस का। डेप्रीसिएशन इज व्हाट? आई डोंट नो, मैं बुक थोड़ी रट के बैठा हूँ, पर है इसमें शायद है क्या? लिख लो डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू fall in the value of tangible assets due to wear and tear. Depreciation is what? Fall in the value of tangible assets due to wear and tear. तो कैपिटल लॉस में लिखो। अरे अविरल, बीच में लाइन ऐसे करके करते ना, ऐसे कैसे समझ आएगा? डिफरेंस हमेशा यूं करते हैं। कैपिटल लॉस में क्या लिखोगे? बताओ टेस्ट क्या लिखे? Intangible and tangible. It refers to यस। ये अभी एक पॉइंट आगे बोल लेंगे, पहले हम क्या बोलेंगे कैपिटल लॉस की मेन डेफिनेशन। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू, it refers to fall in the value of tangible and intangible assets, of tangible and intangible assets due to change in demand and supply। ठीक है, मार्केट में डिमांड सप्लाई कम हो गई, गोल्ड की वैल्यू गिरती कब होगी सोचो? जब डिमांड कम हो जाएगी या सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए, राइट। घर की वैल्यू कब गिरती है? सेम, जब डिमांड सप्लाई कम हो जाए, राइट। लैंड की वैल्यू कब गिरती है? जब अगेन डिमांड सप्लाई कम हो जाए, वरना लैंड तो वैसा ही है। लैंड कैसे डिप्रिशिएट होगा? घर यूज हो गया मतलब घर का ना हमेशा लैंड ही माना जाता है। आप देख लो, अगर पापा से पूछना कि आपको सरस्वती विहार में 2 फ्लोर का कोई घर मिल रहा है और 4 फ्लोर का घर मिल रहा है, सेम रेट का मिल रहा है, फर्क ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मेन वैल्यू जड़ की होती है लैंड। ओके, क्योंकि 2 फ्लोर का भी आपको तोड़ के बनाना है और 4 का भी तोड़ के बनाना है, तो इट इज सेम ओनली, मेन उस लैंड की वैल्यू होती है, ना कि, ठीक है। ओके, तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग लिख लिया आपने, कैपिटल लॉस का मीनिंग लिख लिया। नेक्स्ट अब लिखो, अच्छा एक बात बताओ, जो डेप्रीसिएशन होती है, जैसे जब हमने पोडियम खरीदा या जब आपने गाड़ी खरीदी या कोई भी ऐसा एसेट खरीदा, तो आपको पता था उसकी वैल्यू गिरेगी? पता था ना गिरेगी, गाड़ी खरीदोगे तो पता ही है ना गिरेगी, ठीक है। मतलब आपने 4C कर लिया था उसको, 4C मतलब प्रिडिक्ट कर लिया था कि वैल्यू गिरेगी, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन में आपको लिखना है इट इज फोरसीन ऑब्सोलीसेंस,
FORESEEN. It is foreseen obsolescence. The foreseen obsolescence is OBSOLESCENCE. obsolescence. ठीक है, मतलब कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो ये अनफोर्सीन है, सो इट इज अनफोर्सीन ऑब्सोलीसेंस, मतलब हमने प्रिडिक्ट नहीं किया था और वो गोल्ड की वैल्यू गिर गई। फाइन। और कुछ डिफरेंस का पॉइंट लिखा है वहां पे? बताया तो था। ओके ग्रेट। डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैन बी क्रिएटेड। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि फोर्सीन है ऑब्वियसली, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो उसका प्रोविजन हम बना के चल सकते हैं, तो प्रोविजन कैन बी क्रिएटेड एंड कैपिटल लॉस में नो प्रोविजंस कैन बी क्रिएटेड। बहुत बढ़िया। आपका इसका प्रोडक्शन प्रोसेस कोई चार से तू पढ़ा ले कुछ। हाँ, तीन बहुत है। तीन में वो ऑब्जर्वेशन पाया ना, डेफिनेशन उसके अलावा आपने 2 पॉइंट मिक्स कर दिया। कौन से? अरे मीनिंग और ऑब्सोलीसेंस वाला आप सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज अर्लियर इट वाज अलग अलग ओनली। इसमें 3 ही है, प्रोडक्शन प्रोसेस थर्ड है। लिख दो, चलो लिख लो, एक और लिख लो। डज नॉट हैम्पर, इट डज हैम्पर। डेप्रिसिएशन में लिख लो इट हैम्पर्स प्रोडक्शन प्रोसेस। 2.1 लिख लो इट हैम्पर्स प्रोडक्शन प्रोसेस, डज नॉट हैम्पर प्रोडक्शन प्रोसेस। इजी पॉइंट है क्या है? WCR बनाते हैं, हाँ, प्रोविजन बनाते हैं, उसका तो हमको पता थोड़ी होता है कि वो होगा। अरे प्रोविजन और रिजर्व में आपको डिफरेंस नहीं पता? वो रिजर्व है, वो प्रोविजन है। प्रोविजन यू नो, रिजर्व आप थोड़ा जनरल बनाते हो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कितना होगा। नहीं, कैपिटल लॉस का आप पापा ने कभी घर खरीदा हो, शेयर्स गिर जाएंगे तो आप पहले से पैसे साइड करके रखोगे उसके लिए। अरे मतलब आप पैसे कैसे साइड करोगे? आपके जो पैसे लगे हुए हैं गिर जाएंगे, आपको ये होता है ना कि इस लेवल के नीचे गिर गया तो निकाल लूंगा। But IFR तो रहते हैं investment fluctuation में ना, तो वो भी तो कैपिटल है। No, it is not a capital loss there because it is a reserve. Capital loss है। हाँ, तो डेप्रिसिएशन वाले उसमें अगर हम प्रोविजन उसके पहली बात तो जो अकाउंट्स है, हाँ क्यों कर रहे हो तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड? वो ये यार सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बता दो, तुम बता के छोड़ के खत्म करो। वो यार बोर्ड से 3 दिन पहले तुम्हें ये सब याद आ रहा है, ये भी बोल देते हैं। 11th क्लास में चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व, टीएस ग्रेवाल। किया था किसी ने? तो फिर आप मेरी जान क्यों खा रहे हो? प्रोविजन एंड रिजर्व 11th क्लास में था, अकाउंट्स में। 11th के। चलो इसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। तो स्टेप्स अभी लिखना है, ऐसे स्टेप्स वेप्स बता दे। नेक्स्ट लिखो कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। नहीं, हमारे पेपर में आता है स्कूल में। कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला बता सकते हो आप मेरे को? इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस पीटा। अब आप बस मुझे ये बताओ कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाहर से मेहनत करके कैसे कैसे ला सकते हो तुम पैसे? कैसे, क्या करोगे मेहनत में? काम करके। सपोज आपकी जॉब लग गई गूगल में, ठीक है, कैलिफोर्निया, तो वहां से आप क्या कमा लोगे? सैलरी, कॉम्पनसेशन कमाओगे। ठीक है, तो वो क्या है? कॉम्पनसेशन फ्रॉम अब्रॉड। और सिमिलरली बाहर का कोई बंदा था, उसकी यहाँ हल्दीराम में जॉब लग गई, तो वो यहाँ से पैसे लेके चला जाएगा, राइट? तो वो क्या होगा? वो होगा कॉम्पनसेशन टू अब्रॉड। तो एक्चुअल में अगर मैं उन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लिख लो। सबसे पहला कंपोनेंट है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड।
ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इज नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गया क्या है, बाहर से बंदे पैसे कमा के आ रहे हैं और यहाँ के बंदे बाहर लेके जा रहे हैं, उनका डिफरेंस आप ले सकते हो, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ऑनर इसका मतलब क्या है, अंबानी ने रिलायंस खोला हुआ है बाहर भी, ठीक है, वहां से क्या आ रहा है, उसको इनकम आ रही है। और ऐसे ही बिल गेट्स ने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेच के कमाता है पैसे, इस लैपटॉप के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो यहाँ से पैसा जा रहा है, तो ये क्या है, ये ऑन्टरप्रेन्योरियल इनकम है ना, है ना। तो कुछ पैसा हमारे ऑन्टरप्रेन्योर्स वहां से लेके आ रहे हैं और कुछ पैसा वहां के ऑन्टरप्रेन्योर्स यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो इसका नेट डिफरेंस भी तो एनएफआईए का एक कंपोनेंट है, राइट। थर्ड नेट नेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लिख सकते हैं हम। तो बाहर की कंपनीज इंडिया में आती हैं, सारा प्रॉफिट बांट देती होंगी। कोई एग्जांपल दे सकते हो, एनी एनी कंपनी दैट हैज कम टू इंडिया। ओके, सुजुकी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, पैसे कमाती है और सारा डिविडेंड में बांट देती है क्या? नहीं। देन सिमिलरली हमारी कोई कंपनी बाहर है क्या? इन्फोसिस, टीसीएस, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज बाहर काम करती हैं, वो भी वहां जाके सारा पैसा बांट देती हैं? नहीं, काफी सारा रिटेन करके रखती हैं, तो वो पैसा भी तो उस कंट्री में काम ही आता है, राइट। सो दैट इज योर नेट अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स या नेट रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम अब्रॉड। फाइन, एनी डाउट? तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं एनएफआईए के, ये आप लर्न कर लेना। एनएफआईए के कंपोनेंट में फीफा और फीटा मत लिख के आ जाना, आपको फीफा फीटा टुगेदर कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है वो बताना है। तो एम्प्लॉइज से आ रहा है, प्रॉपर्टी से आ रहा है और अनडिवाइडेड प्रॉफिट से आ रहा है या जा रहा है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये कुछ थ्योरी थी जो मिस हो गई थी। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, ओके, स्टेप्स। इनकम मेथड के स्टेप्स क्या है? इनकम मेथड तुम्हें सॉल्व करना आता है ना, तो सेम चीज स्टेप्स में लिख देना। फर्स्ट स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट। अरे सेम ही होता है भाई, आप सेम लिख के आओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इनकम मेथड जैसे जीडीपी एफपी, अगर नहीं मैं पूछ रहा हूँ जीडीपी एफपी अगर कैलकुलेट करने आया उसका आ गया मेरे पास निकालने का एक्सपेंडिचर मेथड वो है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं सीआईडीएस, तो क्या लिखेंगे स्टार्ट कैसे करेंगे इसको आंसर? स्टेप वन इज टू कैलकुलेट या फाइंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन बस एक्सपेंडिचर। ऐसे। स्टेप टू इज टू कैलकुलेट। हाँ, और फिर उन सबको ऐड करो, जीडीपी एमपी आएगा। और स्टेप टू में आपको बताना कि जब मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, तो इफ नेट इज गिवन तो प्लस डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इज गिवन तो प्लस चेंज इन स्टॉक। जो आप नॉर्मली करते हो वो ही करके आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं तोड़ सकता उसमें। ओके, इसके बाद स्टेप्स के बाद लास्ट थ्री जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड का आ जाता है। तो इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड में मेनली जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, काफी सारे तो यही फैक्टर्स लग जाते हैं, जैसे अगर ट्रांसफर इनकम इट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होती है, फैक्टर होती है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते, फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर रेजिडेंट ने कमाया तो नेशनल इनकम में होगा इंक्लूड, नॉन रेजिडेंट ने कमाया तो नहीं होगा। तो बेसिक्स तो यही है, इसके अलावा थोड़े बहुत और आपको बेसिक्स लर्न करने हैं, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम का भी कुछ कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ, डोमेस्टिक इनकम का भी होता है। डोमेस्टिक इनकम में ये होता है कि अगर डोमेस्टिक पहले एक बार नेशनल इनकम समझ लें, फिर डोमेस्टिक पे भी आएंगे। तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, नॉट इंक्लूडेड है, ये ब्रॉड कैटेगरीज है। इसके अलावा थोड़ी और ब्रॉड कैटेगरीज और हैं, जैसे न्यू गुड्स इंक्लूड होंगे, सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ हाउसवाइफ या एनी फैमिली मेंबर टू देयर, क्यों नहीं होगा? बिकॉज it is a non-monetary transaction, so only monetary transactions are included. Then ड्रग्स भी तो बिकते हैं इंडिया में, वो होते होंगे या इंक्लूड? क्यों? लीगल होना चाहिए, इलीगल काम इंक्लूड नहीं होते ऑब्वियसली। ठीक है, इसके बाद
और कौन सी ब्रॉड कैटेगरी थी? विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? लॉटरी होता है, लॉटरी, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ये सब विंडफॉल गेन है, नॉट इंक्लूडेड। और कोई ब्रॉड कैटेगरी याद आ रही है? ओके, देन इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट ऑन लोन में मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, क्या ध्यान रखना है? इंटरेस्ट दो टाइप के लोन पे आप ले सकते हो। लोन इज आइदर फॉर प्रोडक्शन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए कंजम्पशन पर्पस। तो अगर आपने कंजम्पशन पर्पस से लोन लिया है तो वो उस पे जो आप इंटरेस्ट भरोगे दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर आपने जो लोन लिया है उससे आप कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो तो उस पे जो आप इंटरेस्ट भरोगे दैट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो बैंक ने आपकी सेविंग्स रखी हुई है, राइट? सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। देखा जाए तो एक तरीके से आपने बैंक को लोन ही तो दिया हुआ है कि हमारे पैसे तू रख ले, राइट? और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही तो है वो बैंक का। और बैंक उस पैसे को कहाँ यूज करता है? कंजम्पशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो वो इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। यस, एंड देन दे यूज द टर्म नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट इंटरेस्ट क्या होता है? कौन लोन ले रहा है? गवर्नमेंट ने लोन लिया है। क्यों लिया है? कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो फिर वो लोन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, किसी ने ओला चलाने के लिए गाड़ी के लिए लोन लिया है, इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है। और किसी ने खुद की गाड़ी के लिए करा है, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। फाइन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई डाउट तो नहीं है? ओके, इसके अलावा पेंशन आ जाती है फिर। रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन कब मिलती है? जब आपने पूरी जिंदगी काम किया है किसी के यहाँ, ठीक है, तो वो इंक्लूड होती है। और जो ओल्ड एज पेंशन है वो नहीं होती, क्योंकि वो सरकार सिर्फ आपको ऐसे ही दे रही है कि अब आपकी एज ज्यादा हो गई है, अब आप खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते, सो विल गिव यू द सब्सिडी, विल गिव यू द पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड, रिटायरमेंट पेंशन आर इंक्लूडेड। ठीक है, ओके। इसके बाद आप मेरे को ये बताओ, जैसे कोई डिजास्टर हो गया, केरला में फ्लड ब्लड आ गई, ठीक है, वहां पे कुछ फैमिलीज हैं उनको नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट देती है ना कि हर फैमिली को 1-1 लाख रुपए अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो वो क्या है? वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। तो उसके रीजन में आप बस ये लिखोगे कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है इसमें आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। देने को तो वैसे आप कुछ भी रीजन दे सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है, एक फार्मर था, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया 100 किलो, 10 किलो खुद ही खा लिया, ये 10 किलो होगा? तो सेल्फ कंजम्पशन होता है? होता नहीं। वैल्यू एडेड मेथड में अभी तो किया था हमने, ऐड किया नहीं था सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। तो जो भी सेल्फ कंजम्पशन गुड्स है, सेल्फ इम्प्यूटेड है, ठीक है, जिनकी भी वैल्यू आप खुद ही लगा रहे हो, वो भी होता है। ठीक है, तो सेल्फ इम्प्यूटेड गुड्स या सेल्फ कंजम्पशन पे जो आप यूज कर रहे हो दैट इज इंक्लूडेड। फाइन, देन व्हाट अबाउट जैसे सोल्जर्स गेटिंग मार्टियर, डेथ हो गई सोल्जर की अनफॉर्चुनेटली, तो उसको भी, उनकी फैमिलीज को भी दिया जाता है। ट्रांसफर है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो मेरी जॉब लग गई डीयू में, ठीक है, डीयू में जॉब लग गई, 70 साल पे मैं रिटायर हो गया, 70 से लेके 100 साल तक, इतना लंबा जी रहा हूँ पहली बार, 70 से 100 तक मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही है पेंशन, तो इंक्लूड होती है? क्यों होती है? क्योंकि मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे को कह रहे हैं थैंक यू, आपने इतना काम किया हमारे लिए, अब हम आपको करेंगे सपोर्ट। ठीक है, अब कोई आर्मी वाला है, वो सरकार का काम नहीं कर रहा, देश का काम कर रहा है, ठीक है, अब वो अनफॉर्चुनेटली उनकी, तो फिर सरकार उनको देगी ना, लाइफ टाइम उनकी फैमिली को सपोर्ट करती है, तो वो भी तो एक तरीके से रिटायरमेंट पेंशन ही है, इट शुड बी इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड। ठीक, इसका ध्यान रखना। और कुछ केसेस देन इंट्रा फर्म सर्विसेज जो होती हैं वो इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल, न्यूक्लियस की अभी फाइलिंग हुई इनकम टैक्स की, तो हमने एक सीए को हायर किया, उन सीए ने पूरी वो फीस पूरा भरा इनकम टैक्स, तो हमने जो सीए को पैसे दिए एज अ फीस वो इंक्लूड होगी? हाँ, इंटरमीडिएट है, यस, इससे डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इंट्रा फर्म में इंक्लूड नहीं होती। और ऐसे मैंने अपनी पर्सनल इनकम टैक्स भरा, सीए को पैसे दिए,
वो होगा। ठीक है, तो एक एक फर्म दूसरी फर्म को अगर हायर कर रही है वो चीज इंक्लूड नहीं हो। समझ गए? पक्का? ओके। ये जो संदीप घर में क्वेश्चन है ना वो ऐसे है, सर्विसेज ऑफ अ लॉयर टेकन अप बाय अ फर्म, तो होगा इंक्लूड? नहीं होता ना, क्योंकि जो लॉयर की सर्विसेज है वो तो यूज हो गई। अब वो पेटेंट जब आएगा वो आगे इशू कर देंगे और कमा लेंगे पैसे, तो इंटरमीडिएट है। ठीक है, फाइनल नहीं है। फाइन। और कुछ? इसके बाद एक एम्बेसी वाले क्वेश्चंस थे, वो वाले भी बता दो मेरे को। सबसे पहले तो इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो पहले तो कमाया किसने पैसा? इंडियन ने कमाया। कमाया कहाँ पे? रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अबे रशियन एम्बेसी कहीं पे भी हो वो रशिया का लैंड है, और इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी हो, चांद पे भी खुल जाएगी इंडियन एम्बेसी तो वो इंडिया का लैंड हो जाएगा। तो उसने पैसा कमाया कहाँ पे? रशिया में। ऑल्दो ऐसा लग रहा है वो रशिया इंडिया में है, पर वो रशिया ही है। ठीक है, तो ये क्या, बंदा इंडियन है, पैसे लेके इंडिया आ गया, तो इट इज इंक्लूडेड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। ठीक है, और उसने कमाया कहाँ पे? क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया? नहीं, एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। फॉरेन एम्बेसीज आर नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा। तो अब आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ये नेशनल इनकम के पर्सपेक्टिव से पूछे गए थे। सेम क्वेश्चन डोमेस्टिक इनकम के पर्सपेक्टिव से भी पूछे जा सकते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम पूछेंगे, बस अब आपको ये सोचना है कि ये पैसा इंडिया के लैंड पे कमाया गया या नहीं। ठीक है, अगर इंडिया के लैंड पे है तो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। दूं एक एग्जांपल, एसबीआई खुला हुआ है चाइना में। एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी ब्रांच कहाँ खुली हुई है? चाइना में। वहां से पैसे लेके वो आ गया इंडिया, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नेशनल में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा बंदा है, पैसे लेके आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और उसने कमाया कहाँ पे वो पैसा? चाइना में। तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम थोड़ी है, वो हमारी टेरिटरी ही नहीं थी। राइट? एंड देन ये जो सामने मैकडी खुला हुआ है, मैकडी इंडिया का है बाहर का है? बाहर का है। तो इसने कमाया इंडियन लैंड पे, तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, पर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करते हैं ना हम, तो वहां पे नहीं। ठीक है, ऑल्दो हमने प्रोविजन बना रखे हैं ये भी घूम के इंडिया ही आते हैं वैसा, क्योंकि हम इनकी पार्टनरशिप करवा देते हैं इंडियन कंपनीज के साथ। मैकडॉनल्ड्स अभी बाहर की कंपनी नहीं है, इंडिया इंडिया में इंडियन कंपनी के अंडर रहता है मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, जुगाड़ बहुत लगा रखे हैं। ओके, और कुछ? हाँ, बोलो। जो टेस्ट लास्ट टेस्ट था मैथमेटिक्स का, ये वो उसका लास्ट क्वेश्चन कहाँ से दीदी के ढूंढूं? मामा को भेजा है एक भी How are capital receipts different from revenue receipts? यही है लास्ट क्वेश्चन। उसके में पहले Briefly explain how government budget contributes to growth. बोलना कौन सा चाहते हो वो बोलो। एक बार थर्ड लास्ट एक बार बोलना India's GDP contracted by 23%. कर लो, बंद हो गया 25089। फिंगरप्रिंट से थोड़ी खुल जाएगा। आ ही रहा हूँ करने वाला चेंज इन स्टॉक होता है नेशनल इनकम पे ऐड? हाँ सो कैपिटल फॉर्मेशन को चीजें अफेक्ट कैसे करती है होता है तो ये बताओ जो और एक से एक चेंज इन स्टॉक होता है, यस रीजन ऐड कर रहे हैं ना, बीओ में ऐड कर रहे हैं। बीओ में ऐड किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने ऐड किया, और वहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी तो होता है चेंज इन स्टॉक। 16 अगर हमें कभी फिक्स दिया होता है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम उसमें ऐड नहीं कर देते। 16 का एक पार्ट एक बार कर दो बाकी में ओके, डेप्रिसिएशन होती है इंक्लूडेड?
नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड और नॉट? देखो नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी नेट, ठीक है, और लेट्स से आप ग्रॉस से नेट पे आए हो, तो आप ग्रॉस से नेट पे जब आते हो हटा देते हो, तो अभी आप नेट पे बैठे हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि ग्रॉस पे जा अभी रहा तो है मुझे बोलना होता है, वो बोलने को क्या करो। हम नेट पे बैठे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट एफसी पे बैठे हुए हैं, तो उस नेट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है। नहीं है, ठीक है। फिर एनएनपी एट एफसी के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एनआईटी होता है, सोचो फैक्टर कॉस्ट है। तो उसमें एनआईटी होता है। जब आप एमपी से एफसी आए होगे तो आपने एनआईटी को हटा दिया होगा, तो एनआईटी नेशनल इनकम का पार्ट टैक्स नहीं होता, ठीक है। 16. How does sale and purchase of second-hand physical assets to and from rest of the world affect capital formation? Sale and purchase of second-hand goods to and from abroad. बाहर से हमने second-hand good खरीदा है, तो इससे capital formation पे असर आएगा या नहीं? Capital formation is investment, right? तो investment पे असर आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। क्यों आएगा? सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड करते हैं नहीं करते? नहीं करते, पर अगर बाहर से आ रहा है तो पैसा तो फर्स्ट टाइम आया इंडिया, तो ये होगा। इसे एक्सप्लेन आप ऐसे करोगे कि सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, आपको उसको समझाना है कि कैपिटल इन whenever there is an investment from abroad, it leads to capital formation in India. Okay, when second hand goods are sold or purchased from outside, then money is either coming or going out. So if it is coming in, it will be included. And it is going out, it is not included, तो factor तो abroad हो जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ that part. ओके, और कुछ? फिर इसके बाद रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस बता दो। रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट होती है, और नॉमिनल जीडीपी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। बेटर इंडिकेटर ग्रोथ का कौन होता है? रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। रियल जीडीपी changes only with change in quantity and volume, ठीक है, और वो नॉमिनल प्राइस और क्वांटिटी दोनों से चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप उसका, एक पॉइंट, राइट, ओके। और सर ये वो जीडीपी में से 3 पॉइंट याद करना जो के ना, हाँ जीडीपी एंड वेलफेयर में से अगर 3 पॉइंट नहीं पांचों करो, सारे के सारे करो। एक्सटर्नैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे अगले भी 2 कर दो। 7 पॉइंट है शायद, 5 पांचों करो, ओके। 6 पॉइंट है पीछे वाले। चलो अब एडीएस पे चलें। ये सारी थ्योरी सबको आ गई, अब जिसको जो जो से टॉपिक नहीं आते घर जाके वो लर्न कर लो, ठीक है। एडीएस कराएगा, हाँ तो मैं उसमें मिल जाऊँ। ओके, सो एडीएस में सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम केन्स थ्योरी। केन्स ने कौन सी 3 बातें बोली थी? इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और क्या बात बोली थी केन्स ने? ठीक है, ये केनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है। इसके अलावा क्लासिकल थ्योरी को कैसे उसने जितलाया था? ठीक है, केन्स ने बोला था डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, क्लासिकल थ्योरी कहती थी डिमांड क्रिएट्स इट्स सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। ये बात केन्स ने बोला था। और एक बात और बोली थी केन्स ने कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम AT इज इक्वल टू AS एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्लासिकल थ्योरी कहती थी सिर्फ AT इज इक्वल टू AS पे आएगा, ठीक है, ओके। तो ये 3 बातें केन्स ने बोली थी। इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं अपना नॉर्मल
ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताओ। एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं टोटल? 4, सी प्लस आई, जी प्लस एस, एस इज व्हाट? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, राइट? तो इसमें ये वाली चीज तो सबको पता है, कंजम्पशन प्राइवेट लोग जो करते हैं, ये भी सबको पता है गवर्नमेंट की कंजम्पशन है। ये फॉरेन नेट डिमांड होती है कि फॉरेन के लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में से पता चल जाती है हमें। जो बीच वाली चीज है आई, इन्वेस्टमेंट, ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर करता है। तो आपको याद होगा इंडियन इको में भी हमने किया था कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में सारे डिसीजंस कौन कौन लेता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके लेते हैं, ठीक है? तो अगर दोनों मिलके लेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी लेगा कुछ, वो भी करेगा कुछ इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट भी करेगी कुछ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? प्रॉफिट्स के लिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर के पास इनकम होगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर उसके पास इनकम ही नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो हम ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड बाय इनकम। और गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे इनकम हो या ना हो, अगर रोड टूटी है तो गवर्नमेंट वो रोड को बनाएगी बनाएगी, ठीक है? सो ये ऑटोनॉमस होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम द गवर्नमेंट कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग दिस, ठीक है? तो एक डेफिनेशन तो यही हो गई, इट इज इंड्यूस्ड बाय इनकम, इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय इनकम, देन बाय प्राइवेट सेक्टर, देन बाय गवर्नमेंट। प्रॉफिट मोटिव, इसमें सोशल वेलफेयर मेन। ग्राफ कैसे बनता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का? यस, तो चाहे इनकम कितनी भी हो, वो इन्वेस्टमेंट जितनी उनको करनी है, सपोज उन्होंने सोचा था कि 400 करोड़ की रोड बनाएंगे, अब चाहे इनकम 0 हो तो भी वो 400 करोड़ की रोड बना के रहेंगे, चाहे इनकम 100 हो जाए तो भी बनाएंगे, और चाहे इनकम 1000 हो जाए तो भी वो 400 करोड़ की रोड बनाएंगे। इसीलिए द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट फॉर अ प्राइवेट सेक्टर, अगर किसी की इनकम 0 है तो वो करेंगे खर्चा नहीं, लेकिन अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यस, तो दिस ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग। 45 डिग्री मत बना देना, 45 डिग्री का मतलब है जितनी इनकम हुई उतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसे नहीं होता। इंसान पहले कमाने लगता है, जब उसका एक सस्टेनेबल लेवल के ऊपर चला जाता है फिर जो जाके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, ठीक है? तो 45 डिग्री मत बनाना, थोड़ा ऐसे बनाना, फ्लैटर कर्व बनाना, स्टीप मत बनाना। बना तो दिया, कितनी बार बनाओ? दिख नहीं रहा? ओके, आफ्टर 45 डिग्री कहाँ से 45 लग रहा है? किसी को नहीं लग रहा कुछ भी। 45 ये होता है, स्ट्रेट लाइन तो है ही, पर 45 ये यहाँ से देखोगे ना, दिस इज 90, दिस इज 45, ये 30 के आसपास था। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। फिर केन्स ने क्या बोला, हम तो टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, इसलिए एडी का फॉर्मूला इज सी प्लस, एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई। देन मैंने आपको एक जनरल शेड्यूल याद करवाया था। जनरल शेड्यूल क्या था? जनरल शेड्यूल में विल स्टार्ट विद इनकम। काव्य बताओ कितना लिखूं? 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाते हैं? 600 तक। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका बनता है? 40 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं कशिश? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड दिस कंजम्पशन इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, इतना करना ही पड़ता है बेसिक। ओके, अब क्या करते हैं हम? 120 200, तो यहाँ पे 80 का राइज क्यों दे रहा हूँ मैं? यहाँ पे तो 100 का राइज है। because income is not तो केन्स ने एक बात बोली थी कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी कंजम्पशन भी, but but the increase in consumption, but the increase in consumption is not equivalent to increase in income. It is always less than the increase in income. ठीक है, ये क्या है?
एक जनरल साइकोलॉजिकल लॉ है जो केन्स ने बोला था, ठीक है। सो दिस इज केनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज नॉट, ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, आई। इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, 40 ही ले लेते हैं। और फिर एडी बताओगे कितना आ जाएगा? एडी कैसे निकालेंगे? सी प्लस आई। तो दैट वुड बी 80, 160, 240, 320। दिस इज योर एडी। फिर ए एस किसके इक्वल होता है? सी प्लस एस भी बोलते हैं और वाई भी बोलते हैं। तो पहले हम वाई बोलते हैं कशिश, उसके बाद फिर हम सी प्लस एस बोलते हैं कि इस इनकम का यहाँ तो आप कंजम्पशन करोगे या सेविंग करोगे। किसको? यहाँ से होती है, ठीक है। बट फिर उसे लिखा नहीं जाता। चलो बोलो, ए एस कितना लिखूं? जितना इनकम है उतना ही, 0, 100, 200 एंड सो ऑन चलेगा ये। इसके बाद सेविंग्स बता दो कैसे बनेगा। हम बोल रहे हैं कि बंदे ने 0 कमाया और खर्चा कर दिया 40 का, तो सेविंग कितनी करी होगी? -40। तो सेविंग्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, देन दिस इज -20, 0 निकाल लोगे। एस कैसे निकाला है ये मैंने? y माइनस सी करके, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ? वेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनकम कर्व है, तो एक्स एक्सिस पे हम लेते गए हैं इनकम, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, और बाय एक्सिस पे हम जो इन सारे कर्व बना रहे हैं वही हमें प्लॉट कर। तो लेट्स से सबसे पहला मुझे जो कर्व बनाना है वो इनकम का ही बनाना है, ठीक है। और इस साइड पर भी इनकम ही है, तो इस साइड भी अगर इनकम है, इस साइड भी इनकम है, तो कैसे बनेगा सोचो। तो 0 पे 0, अगर इनकम 100 है तो यहाँ पे इनकम फिर से कितनी होगी? 100। तो दिस वुड बी द पॉइंट। अगर इनकम 200 है तो ये इनकम भी तो 200 ही होगी, बोथ आर इनकम ओनली ना, राइट। और इनकम को मैं ए एस भी लिख सकता हूँ। तो अगर इनकम 300 है तो ए एस कितना है चेक करो, 300। तो पॉइंट कहाँ पे प्लॉट हो जाएगा? यहाँ पे 300, 300। अब आप ध्यान से देखो, मैं इनको ज्वाइन करूंगा पॉइंट्स को, तो क्या बन जाएगी? एक 45 डिग्री लाइन। तो अब किसी को डाउट तो नहीं है कि 45 डिग्री लाइन ही क्यों बनती है? वाई इज दिस अ 45 डिग्री लाइन? बिकॉज जो आपने एक्स एक्सिस पे लिया है आप वही चीज वाई पे ले रहे हो, राइट। इफ बोथ द थिंग्स आर सेम देन देयरफॉर देयर शुड बी अ 45 डिग्री लाइन, बीच में से तो जाएगी फिर लाइन, फाइन। ओके, तो ये कौन सा कर्व बनाया है मैंने अभी? ए एस कर्व। एंड ए एस को ही मैं y भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए एस। इसके बाद मुझे ये बताओ जरा, कंजम्पशन कर्व कैसे बनेगा? 40 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ओके, तो इससे मैं मार्किंग हटा रहा हूँ। आप भी जब पेपर में बनाओगे मार्क करने की कोई जरूरत नहीं। सो कंजम्पशन कर्व यहाँ से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, ये कंजम्पशन कर्व। और ये वाला जो गैप है इतना ऊपर से क्यों किया मैंने स्टार्ट कंजम्पशन? क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा ऊपर से होती है। सो दिस इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसे सी बार लिख दूं एंड दिस इज कंजम्पशन, ठीक है। जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाते हैं उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या है ये? यस, ब्रेक इवन पॉइंट पे खास बात बताओ, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम और एपीसी इज इक्वल टू, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है?
सी अपॉन वाई, तो दोनों इक्वल हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होके कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब एडी बताओ कैसे बनेगा, एडी निकलता कैसे है, सी प्लस आई। पहले ऐसा करते हैं, आई बनाते हैं, आई कैसे बनेगा, 40 से ही स्टार्ट हुआ है ना आई, ये हो गया आई। And now let's plot AD. So AD is C plus I. तो ये हो गया AD. Any doubt in this? ये येलो वाला तो विजिबल ही नहीं है, दिख रहा है ना बेटा। चलो, तो AD का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे विल मार्क AD is equal to C plus I. This is your investment curve. And कशिश इसमें बताओ इक्विलिब्रियम दिख रहा है कहीं, इक्विलिब्रियम कब आता है, जब AD और AS इक्वल हो। तो AD और AS यहाँ पे इक्वल है या यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे। सो दिस इज इक्विलिब्रियम एंड दिस इज ब्रेक इवन। फाइन, तो ये सब ग्राफ्स एक ही उस पे बना दिए। आई होप क्लियर है, आपको ऐसे नहीं बोलेगा वो बनाने के लिए, बट जस्ट टू शो कि कहाँ ब्रेक इवन है कहाँ इक्विलिब्रियम है, इसलिए सबको एक ही ग्राफ बनाना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व या वाइस वर्सा। वो कैसे करते हैं, पहले -40 ऑटोनॉमस कंजम्पशन अगर 40 है तो माइनस। ओके, हम दो ग्राफ्स बनाएंगे। पहले ऊपर वाले पे हम कंजम्पशन बनाएंगे और नीचे वाले पे हम सेविंग्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व डिराइव करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, ऊपर वाले कर्व पे 45 डिग्री लाइन विच इज माय y, right? And then what do I need to make? I also need a consumption curve. तो ये कौन सा कर्व बना दिया मैंने, कंजम्पशन कर्व विच इज द CC कर्व। ऐसे ही बनता है ना, ऊपर से क्यों बनता है, ठीक है। और ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब हमें दो लॉजिक इधर से डिराइव करने हैं सेविंग्स कर्व बनाने के लिए। पहला जो लॉजिक है वो यहाँ से डिराइव होगा कि जितना ऊपर से कंजम्पशन उतना ही सेविंग। तो जितना ऊपर आपने यहाँ गैप लिया है उतना ही नीचे, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को, एंड दिस शुड बी माइनस C बार। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, S। एनी डाउट इन दिस, एक पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट हम किस लॉजिक से निकालेंगे, जहाँ पे ब्रेक इवन है वहां पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, आपने जितना कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, तो व्हाट वुड बी द सेविंग्स। तो सेविंग्स कर्व शुड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस लेवल। तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, अब एक परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट किया, पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट R है, राइट। Now we have point S and we have point R. Now all I have to do is join this and extend it and I'll get, क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा सेविंग्स। C वाला जितना होगा मतलब, हाँ, इक्वल एज इन, समझा नहीं मैं, लेंथ बोल रहे हो, सेविंग्स और कंजम्पशन इक्वल क्यों होंगे, लॉजिक नहीं समझा। तो ये क्या आ गया, सेविंग्स कर्व। समझ आ गया सेविंग्स कर्व की डेरिवेशन कैसे है। ठीक है, लिखोगे कैसे, इसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉइंट तो हम ऊपर वाले ग्राफ को समझाएंगे, CC कर्व रिप्रेजेंट्स द कंजम्पशन कर्व एंड 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट्स इनकम। ठीक है, 45 डिग्री लाइन मार्क कर लेना। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में क्या बोलोगे, सेकंड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम OC लेवल which is C bar autonomous consumption. तो सेविंग्स कर्व will start from negative part of y axis at zero level, right? जितना ऊपर से उसको स्टार्ट कर रहे हैं उतना ही नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट हम कहाँ से लेकर आए थे, हमने बोला कि एट पॉइंट बी क्या हो रहा है, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम,
which is the break even point. So savings should be equal to 0 and savings curve should intersect the x-axis. So we derive the point R. Okay. Now by joining point S and joining point R and extending it further, we derive savings curve. ये पूरा explanation है 4 point में इसी तरीके से आपको लिखना है. Fine. Any doubt in this? Sure. Okay. इसके बाद ADAS अप्रोच पढ़ा था हमने, उसमें कैसा डायग्राम बनता है बोलो. तो AD कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, AS कर्व 45 डिग्री लाइन होती है. इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है. उसमें इक्विलिब्रियम आया. AD कहाँ से बनाऊं, थोड़ा ऊपर से. तो ये बन गया हमारा AD जो कि C+I है, नॉर्मल वाला. तो दिस इज द इक्विलिब्रियम. इस जगह पे क्या है, AD ज्यादा है या AS ज्यादा है? तो कैन आई से AD इज ग्रेटर देन AS? कैन आई आल्सो राइट ऑटोनॉमस कंजम्पशन हियर? Why not? Because इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है ना. हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि कंजम्पशन कर्व कुछ यहाँ से गुजरेगा. तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है. ठीक है. एंड इधर क्या लिखूं, ADS लेस देन AS. देन आपको इक्विलिब्रियम समझाने में दोनों कंडीशंस पता है. व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS तो हम क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं कम करते हैं. व्हेन AD इज मोर देन AS वी विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि हमारी जो इन्वेंट्री है it has fallen short of the desired level. To bring back the inventory we will increase the employment, output will increase and AD will become equal to AS. ठीक है. And similarly when AD is less than AS what will we do? The inventory is more than desired, तो employment decrease and फिर finally AS. तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे. तो ये डायग्राम तो सबसे इजी डायग्राम है, राइट. इसमें एक चीज और, जो इक्विलिब्रियम है उसको नीचे एक्सटेंड करके, मतलब पैरेलली एक्सटेंड करके इसको y मार्क कर देना और बता देना कि OY1 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम. ठीक है. और ग्राफ के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया है देखो. AD और AS इक्वल कब होंगे, यहाँ पे 300 आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, 500, 600. तो कहाँ पे आया ग्राफ के अकॉर्डिंग, 400 पे, क्योंकि AD और AS. ठीक है. नीचे जब आप एक्सप्लेन करोगे, हाँ सार्थक वो तो करना ही है. मतलब इन सब केसेस में आप बोलोगे कि AD इज ग्रेटर देन AS. यहाँ पे आप क्या बोलोगे, AD इज इक्वल टू AS. और इन सब केसेस में क्या बोलोगे, AD इज लेस देन AS. तो जब आप ADS अप्रोच समझा रहे हो आपको स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा. हाँ होता है, क्यों नहीं है. सेविंग कहाँ है 40 और इन्वेस्टमेंट कितनी है 40. तो इस लेवल पे है तो सही दोनों इक्वल. ठीक है. अच्छा अब इसके बाद अगर ADS अप्रोच है तो आपको ये सेविंग वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आपके इन कॉलम से ही बन जाएगा. और जब अब आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करोगे तो उसमें फिर आपको ये सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे. आप चाहो तो ADS को एक्सक्लूड कर सकते हो बट मेरी मांग तो वो भी बना. ठीक है. सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम बताओ कैसे बनता है. सो यहाँ पर हम कौन सा कर्व बना रहे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट. अब सेविंग इन्वेस्टमेंट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट कर्व होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और ये जिस लेवल पे है उसके हाफ लेवल से जाएगा इन्वेस्टमेंट. तो जितना ऊपर ये है उसके आधे लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर्व बनाओगे. ठीक है. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कर्व. सेविंग्स कहाँ से स्टार्ट होगा, कितना नीचे से, AD जितना ऊपर है उसके आधे के नीचे से. मतलब इसी जहां से इन्वेस्टमेंट है उतना ही नीचे से आप मान लेना. यस. सो दिस इज माइनस C बार. कावे माइनस C बार सबको पता है, पर ये गैप मैटर करता है. अगर यहाँ पे गैप आपने 2x लिया है तो ये 1x होना चाहिए, हाफ होना चाहिए. हाँ. और फिर अब मैं क्या करूंगा, इसी इक्विलिब्रियम लेवल को नीचे एक्सटेंड कर दूंगा.
और अब मेरे को पता है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो सेविंग्स यहाँ से स्टार्ट होगा और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, जब हम वहां कर रहे थे पिछला वाला जो हमने ये किया था, इसमें हमने सेविंग्स का कैसे डिराइव किया था? हमने ब्रेक इवन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, चेक करो। और यहाँ पर हम किधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम से तो ड्रॉ करते हैं पर फिर जीरो से इंटरसेक्ट करा के निकाल देते हैं। ऐसे नहीं करना। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो। तो अब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक्सटेंड करोगे फर्दर। हाँ, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट है, वो सेविंग कंजम्पशन। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, मैं कंजम्पशन कर्व इस ग्राफ में कहाँ बनाता? यहाँ बनाता यूं। तो ब्रेक इवन कहाँ आता? यहाँ पे। ब्रेक इवन से अगर मैं एक्सटेंड करता तो ब्रेक इवन पे जीरो के ही तो इक्वल है ये। चेक करो, है कि नहीं? तो बात वही है। ठीक, ओके। तो ये एडीएस के पार्ट ए और पार्ट बी के सारे ग्राफ्स हो गए। इसके अलावा और कोई ग्राफ रह रहा है? कौन से वाला? एक्सेस मल्टीप्लायर का ग्राफ भी पूछ लिया उन्होंने, तो कैसे बताओगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा ही नहीं। उसमें कुछ करना नहीं होता, आपको यही ग्राफ बनाना है। देखो, चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट। मैं कोई पहले नहीं। Okay, now let's discuss excess demand and deficit demand. चुप करो गिरगिट। What is excess demand? When do we say that our economy is having excess demand? When ED is greater than AS या ED is less than AS? When ED is greater than AS, but ED is greater than AS तो यहाँ पे भी हुआ है। तो जब तक हम एट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे तब तक वो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन नहीं बनेगी, वो इसकी डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया था अभी हमने? व्हेन ईडी वाज ग्रेटर देन एएस, तो हमने बोला था कि वी कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, राइट? और जैसे ही हम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा? आउटपुट विल इंक्रीज, एएस विल बिकम इक्वल टू 80, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पर अब क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने पूरी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दी, उसके बावजूद एडी ज्यादा है, राइट? तो हाँ, तो हम प्राइस इंक्रीज कर देंगे। सो वी आर सेइंग दिस इज आवर 45 डिग्री लाइन विच आल्सो रिप्रेजेंट्स एएस। तो यहाँ पे क्या लिखूं? ओ बाय, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय इनकम कर्व आल्सो नोन एज एएस। एडी कहाँ पे बनाऊं? ये मेरा एडी है और ये एडी प्लान्ड एडी है ना? प्लान्ड एडी को और क्या बोलते हैं? यस, सो दिस एडी इज माय प्लान्ड एडी और एग्जांटे एडी। ठीक है, और ये मेरा प्लान्ड इक्विलिब्रियम था फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पर असलियत में एक्सेस डिमांड आ गई है, तो असली एडी ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? ऊपर बनेगा। तो असली एडी में कैसे बनाऊं? यहाँ पे दिस इज माय एक्चुअल एडी। एक्चुअल एडी को ही क्या बोलते हैं? कुछ और भी बोलते हैं ना? यस, एक्सपोज्ड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है, तो एक्चुअल इक्विलिब्रियम अचीव दैट पॉइंट दिस। सो वी आर सेइंग ई पे हमारा डिजायर्ड इक्विलिब्रियम था, पर एक्चुअल इक्विलिब्रियम E1 पे आया। ठीक है, और E1 लेवल पे इसको हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? ओवरफुल। और ये वाला कौन सा था? फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, और ये यहाँ पर अब आपको गैप दिख रहा है? दिस गैप इज नथिंग बट इन्फ्लेशनरी गैप। इजी है ये डायग्राम। ठीक है, और डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा? तो डिफ्लेशनरी गैप में इनिशियल ये ग्राफ तो सेम ही बनेगा, एडी और एएस वाला। पर जो मैं एडी 1 बनाया है
ये ऊपर के बजाय कहाँ बना दूंगा, नीचे। तो उसके बीच में जो गैप होगा उसको डिफ्लेशनरी गैप। अब अगर मैंने रैंडमली ऐसे एक ग्राफ बना दिया तो आप बता कैसे पाओगे कि एक्सेस डिमांड का है या डेफिसिट डिमांड का है? So this is my AD and then this is again another AD. इसको देख के आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा है, ये डेफिसिट डिमांड है, डिफ्लेशनरी गैप है, या फिर एक्सेस डिमांड है और इन्फ्लेशनरी गैप है? जब तक मैं ये चीज यहाँ लिखूंगा नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो आपको अगर दिया गया AD इज इक्वल टू सी प्लस आई ऊपर और AD इज इक्वल टू सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई नीचे, तो ये डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप आप कहाँ पे प्लॉट करोगे? ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है ना, और ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम है? अंडर फुल थोड़ी होता है कुछ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज माय फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और डिफ्लेशनरी गैप फुल एम्प्लॉयमेंट भी मार्क किया जाता है। तो ये वाला जो गैप है EG, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है? पक्का? ओके, तो यही दो डायग्राम्स थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो आएगा, वो ऐसे आएगा कि जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो, एक्स एक्सिस पे क्या क्या चीजें होती हैं? वी हैव इनकम, Outward employment. इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीजों पे क्या इफेक्ट आए बताओ? नहीं, इन्फ्लेशन का। जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ग्रीन वाले ग्राफ, तो जब एक्सेस डिमांड है तो बंदा क्या करता है, प्राइस को बढ़ाता है, तो इनकम बढ़ेगी। क्या आउटपुट बढ़ा पाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, तो आउटपुट विल रिमेन सेम। और एम्प्लॉयमेंट, Constant because उसको भी तो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल पे है, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सेस डिमांड में ओनली इनकम इंक्रीजेस एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन सेम। एंड देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस, डिफ्लेशनरी गैप में तीनों कम हो जाएंगे, क्योंकि बंदे को प्राइस भी गिराना पड़ेगा, बंदों को निकालना भी पड़ेगा, और आउटपुट तो ऑब्वियसली कम प्रोड्यूस करेगा क्योंकि बिक ही नहीं रहा। inflation better है rather than हाँ, मतलब अगर comparison. कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन स्टिल बेटर है एज कंपेयर टू डिफ्लेशन वाली सिचुएशन, क्योंकि इसमें तो आपका काम धंधा सब चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसको ठीक कैसे करें? एक्सेस डिमांड को ठीक करने के मेजर्स क्या हैं? हाउ डू वी करेक्ट इट, बताओ? तो मेजर्स लेगा कौन? पहले तो हम लेंगे क्या? एक fiscal policy होती है, एक monetary policy. यहाँ तो गवर्नमेंट लेगी या RBI लेगी। यशोश बताओ, गवर्नमेंट वाली पॉलिसी को क्या बोलते हैं, फिस्कल या मॉनिटरी? फिस्कल। और RBI वाली को क्या बोलते हैं? मॉनिटरी। देन फिस्कल में गवर्नमेंट के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 3। टैक्सेस, जो कि उनका रेवेन्यू है, सब्सिडीज यानी कि एक्सपेंडिचर, और नहीं बताया हुआ, और क्या? पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है वो। चलो पहले तो ये बताओ, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोगों के पास पैसे और चले जाएं या लोगों से पैसे छीन लिए जाएं? तो ऐसे टाइम में वो टैक्सेस को, सब्सिडीज को और पब्लिक से बोरोइंग्स बढ़ा देगी, राइट? वो पब्लिक से बोरिंग करने लग जाएंगे, सिंपली उनको ऑफर करेंगे हम तुम्हें हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, अपने पैसे हमें दे देंगे उनको अपने पैसे, राइट? तो ये क्या है? ये फिस्कल मेजर्स है टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। ओके, मॉनिटरी मेजर्स में क्या क्या होते हैं? एक मिनट, पहले तो क्वांटिटेटिव होते हैं और फिर क्वालिटेटिव होते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट। रेपो रेट का दूसरा नाम क्या होता है? रीपर्चेज रेट। ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रेपो रेट इज आल्सो नोन एज रीपर्चेज रेट, देन रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, LRR, legal reserve ratio, which is also known as variable reserve ratio, जिसके अंदर फर्दर क्या होता है? CRR और SLR. Fine. Bank rate is the rate at which central bank lends money to for bank rate is short term or long term? Long term. Repo rate
short term, और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक रिजर्व्स देयर मनी विद central bank. सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, इन सभी केसेस में इन्फ्लेशन में ये बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? लॉजिक डिफरेंट है। ठीक है, बैंक रेट में अगर आरबीआई पापा अपने बेटे को कम हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, है ना? तो उस केस में क्या होगा? वो वहाँ पैसे सबमिट कराएंगे बैंक से अदर देन पब्लिक पब्लिक को देना। तो महंगा कर दिया तो जो कमर्शियल बैंक है वो जनता को भी तो महंगा लोन देगा। तो यही वो चाहते हैं कि जनता को महंगा लोन मिले, और जैसी जनता को महंगा लोन देंगे तो जनता डिस्करेज हो जाएगी, लेगी नहीं लोन, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी बिकॉज क्रेडिट सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, और रेपो रेट भी सेम है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है? रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक, तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें ज्यादा देंगे इंटरेस्ट रेट। तो कमर्शियल बैंक अब किसको देगा पैसा? जनता को देगा या फिर सेंट्रल बैंक को देगा? सेंट्रल बैंक को देगा, तो जनता के पास से पैसा वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये लॉजिक लिखना है। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी आइदर बाय और वी सेल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है, मैं आरबीआई हूँ, मैं ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करूंगा। जब मैं सेल करूंगा तो जनता से मुझे पैसा रिसीव हो जाए, और जनता के पास पैसा कम तो इन्फ्लेशन कंट्रोल। एंड फाइनली एलआरआर, जिसके अंदर सीआरआर और एसएलआर होता है, तो इन दोनों को भी बढ़ा दूंगा। मतलब बैंक्स को अपने पास अब ज्यादा कैश रखना पड़ेगा और ज्यादा लिक्विड एसेट्स भी रिजर्व करने पड़ेंगे, तो उनको ज्यादा रिजर्व करना पड़ेगा, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, एंड लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई तो फिर इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। याद हो गए ये सारे पॉइंट्स? क्वालिटेटिव में कितने पढ़ाए हैं? मार्जिन, ठीक है, मॉडरेशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मार्जिन डिफरेंस बिटवीन कोलैटरल एंड लोन अमाउंट? सो हायर द डिफरेंस डिस्करेज वुड बी द पब्लिक। वो कह रही है कि मैं 1 करोड़ का घर गिरवी रख रही हूँ, मेरे को तुम 50 लाख का लोन दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा ऐसा, क्योंकि बाई चांस अगर मैंने वो 50 लाख नहीं रिपे किए तो मेरा 1 करोड़ का घर चला जाएगा। ठीक है, और यहीं अगर मार्जिन बहुत कम है, 5% का है, 1 करोड़ का घर रखा तो कितना लोन मिल जाएगा? 95 लाख। उसमें बंदा फिर भी ले लेगा ना कि बाई चांस नहीं पे किया तो 95 तो आए हैं मेरे पास, राइट? तो मार्जिन को क्या करेंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे? दे विल इंक्रीज। मॉरल सुएजन में क्या होता है? बस गाइडलाइंस दे देता है आरबीआई किसको? सेंट्रल बैंक को, कि लोन दे दो या लोन मत दो। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन वो कैसी गाइडलाइन इशू करेंगे? स्ट्रिक्ट या लीनियंट? स्ट्रिक्ट, कि मत दो लोन। ठीक है, एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है कि किन चीजों के लिए लोन दे सकते हो। तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स देता है आरबीआई, एंड उन चीजों के लिए आपको लोन मिलते हैं। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जब है, व्हाट विल आरबीआई से, कि सिलेक्टिव चीजों के लिए लोन दो या हर चीज के लिए लोन दे दो? कुछ सिलेक्टिव मतलब गुड लोन्स को ही प्रमोट किया जाएगा उस टाइम पे, एंड जब डिफ्लेशन है तो हर टाइप का लोन दे दो, किसी को कुछ भी गोवा जाने ले दो। ठीक है, ऐसे लोन भी देने चाहिए। ओके, ठीक है, तो मॉरल सुएजन में स्ट्रिक्ट कर देंगे और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में भी स्ट्रिक्ट कर देंगे। So these are qualitative. And then what happens in case of deflation or deficient demand? All of these are reversed. ठीक है, लॉजिक्स बिल्कुल उल्टे देने हैं। डायग्राम आपको समझ आ गया कैसा है डिफ्लेशनरी गैप का? ठीक है, यहाँ पे अभी क्या क्या लिखेंगे? इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज 45 डिग्री लाइन इनकम और एएस, देन दिस इज एडी, दिस इज, ये कौन सा एडी है? एग्जांटे या एक्सपोस्ट? ये एग्जांटे है, ये एक्सपोस्ट है एक्चुअल। ठीक है, फाइन। और कुछ इस चैप्टर से जो किसी को याद आ रहा है या नहीं आता समझ? कौन से रीजंस? ओके, ठीक है। एक्सेस डिमांड होती क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एक्सेस डिमांड? क्यों इस देश में सब पागलों की तरह नाच रहे हैं? एक्सेस डिमांड का तो यही मतलब है ना कि सब खुला पैसा खर्च करें। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। ठीक है, एक तो ये है कि किसी ने आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी है तो लोगों के पास इनकम भी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एक्सेस डिमांड। फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द सेकंड रीजन? एमपीसी। यस, इफ पीपल हैव मोर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी या जनरली आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल लो, कि अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है तो लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं इन जनरल। ठीक है, दूसरा ये हो गया। देन व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट्स?
हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, मतलब बाहर की जनता भी हमसे मांग रही है, तो भी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। एंड अगर इंपोर्ट्स डिक्रीज हो जाए तो उसका मतलब क्या है? इफ ये इंपोर्ट्स हम आर लोग लेस, बाहर से कम ले रहे हैं। हम बाहर से नहीं ले रहे, हम अपने ही देश से ले रहे हैं, तो उससे भी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। और क्या रीजन हो सकता है? Yes, if taxes are very low in the country, the taxes are very low, then people will have more money, they will spend more, and there would be excess demand. And what about subsidies? If the subsidies are already very high, that means people will again have more disposable income. And if people will have more disposable income, that means that they will spend more and excess demand ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सो दीज आर द 6 रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड। इन चीजों की वजह से हो जाती है एक्सेस डिमांड। ठीक है, और ये रीजंस आपको पता होने चाहिए, बिकॉज वो केस स्टडी में घुमा के दे सकता है ये सब। ठीक है, वो क्वेश्चंस कैसे बोल देगा? वो ऐसे बोल देगा दैट रिसेंटली ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ गिफ्ट सिटी इन इंडिया, क्या बनाई इंडिया में? गिफ्ट सिटी। ठीक है, कहाँ पे बनी है गिफ्ट सिटी? लेट्स से गुजरात, लेट्स से क्या है ही गुजरात में। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे बनी? गुजरात में। एंड गिफ्ट सिटी में देयर आर जीरो टैक्सेस ऑन एमएनसीज, there are zero taxes on MNCs. What do you think will happen to the aggregate demand and what will be the repercussions taken by RBI? तो वहां पर उन्होंने बोला गिफ्ट सिटी से बाहर की जनता आएगी, एमएनसीज आएंगी, है ना? और जब एमएनसीज आई, टैक्सेस भी नहीं है, तो वो खूब सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे और टैक्सेस वैसे ही कम है। तो ये 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे वहां की एक्सेस डिमांड पे, एंड गिफ्ट सिटी में हो जाएगी एक्सेस डिमांड। ना उसके रेपोकशंस क्या है? आरबीआई अब क्या करेगा एक्सेस डिमांड को तोड़ने के लिए? बैंक रेट बढ़ा सकता है, रेपो रेट बढ़ा सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल कर सकता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है, और एलआरआर बढ़ा सकता है, मार्जिन बढ़ा सकता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएजन, इन सबको स्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे बोल देंगे वो, ड्यू टू कोविड देयर वाज लॉकडाउन इंट्रोड्यूस्ड, लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हो गया, तो उस केस में जो एमएनसी थी वो बढ़ गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई सब। तो ऐसे में क्या हो गया है कंट्री में? तो इस कंट्री में डेफिसिट डिमांड है या एक्सेस डिमांड है? तो आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ते ही, क्वेश्चन के मूड को आइडेंटिफाई करना और देखना कि एक्सेस की सिचुएशन है या डेफिसिट की सिचुएशन है, क्योंकि वो अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर दिया तो डायग्राम गलत, सब गलत लिखा होगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको रीजंस पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। अगर ऐसे बोल दिया इन एन इकोनॉमी ex ante AD is more than ex post AD, identified. Inflation is more than Ex ante is more than is more than ex post, देखो बोर्ड पे ex ante planned होती है और एक्सपोस्ट एक्चुअल होती है। तो प्लान्ड ऊपर है, एक्चुअल नीचे आई, तो डिफ्लेशन है, एक्सेस एक्सेस चिल्ला रहे हो तुम। और व्हेन एक्सपोस्ट इज मोर देन ex ante, तो उस केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक्सपोस्ट एक्चुअल होती है, ex ante प्लान्ड होती है। ठीक है, ओके। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। एक्चुअल पता चलता है ना आपको बाद में, ex ante मतलब क्या करना चाहते हो आप। ठीक है, जैसे आपका प्लान क्या था, सुबह कितने बजे उठोगे? तो ex ante मेकिंग अप टाइम वाज 6, बट एक्सपोस्ट क्या हुआ? 11, तो 5 आवर से बीट हो गया, तो डिफ्लेशन हो गई ना इसकी वजह से, है ना आपके टाइम में। ओके, अब इसको ठीक कैसे करेंगे? अगली ये ठीक नहीं हो सकती, टाइम वापस नहीं आता। ये गई। चलो, और कोई ईडी में, एडीएस में डाउट हो गए? ठीक है, वाह जी, आपको कोई डाउट है?